देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पीएम मोदी ने श्री में स्वच्छता अभियान में लिया हिस्सा। स्वयं स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेकर बनाया सफल। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में स्वच्छता अभियान में लिया हिस्सा। स्वयं झाड़ू लगाकर की स्वच्छता अभियान की शुरुआत। माता सीता के मायके से आया 4 ट्रक सनेस 11,000 भार 3 ट्रक पर रखकर अयोध्या पहुंचा। 500 वर्षों का सपना पूर्ण होने पर मिथिला में खुशी। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किया बड़ा ऐलान। 60,000 युवाओं को देंगे नौकरी। डिप्लोमा या डिग्री वाले 15,000 युवाओं को ट्रेंड किया जाएगा शामिल। दिल्ली में अंगीठी जलाकर सो रहे 6 लोगों की मौत। इनमें से 4 लोग एक ही परिवार के थे। इंदपुरी थाना इलाके का है पूरा मामला। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में घना कोहरा, भीषण ठंड और शीतलहर से ठिठुरे लोग। कई ट्रेनें और फ्लाइट्स पर असर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। अब खबरें विस्तार से। शाहाबाद से अगली खबर सामने आ रही है। लगभग 1 साल के बाद कांग्रेस में वापसी करने के बाद पूर्व विधायक अनिल धतोड़ी ने आज शाहाबाद रेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं की पहली बैठक ली है। पूर्व विधायक अनिल धतोड़ी ने कहा कि 28 जनवरी 2024 को कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो एक बड़ा कार्यक्रम 28 जनवरी को करने जा रहे हैं, जिसमें दीपेंद्र हुड्डा सहित कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व इसमें शिरकत करेगा। ये बड़ी बैठक नहीं थी, कल टेलीफोन कर रहे थे सब कार्यकर्ता भाई, सब कार्यकर्ता साथी बैठे हुए थे, तो फोन की। आज मकर संक्रांति का दिन था, तो उसको लेकर के एक बैठक चर्चा थी। और बैठक का आयोजन तो हम कार्यकर्ता बैठक का आयोजन तो हम 28 जनवरी को कर रहे हैं। वो हमारी पहली बैठक होगी। तो आज तो एक सभी साथी इकट्ठे हुए थे, उसको लेकर एक चर्चा थी। ऐसा बताया जा रहा है बिल्कुल दीपेंद्र भाई जी आएंगे, शिरकत करेंगे, और भी नेता जो भी रहेंगे वो भी आएंगे इसमें, और भी बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के। आपको पता है कि पहले भी मैंने सालों साल से ये बहुत बड़ी समस्या है, और समय समय पर भी मैं मांग उठाता रहा हूं प्रशासन से, सरकार से, कि पुरजोर विरोध किया मैंने कि ये डंपर को बंद किया जाए, क्योंकि लाडवा रोड जो है हैवी ट्रैफिक हो गया और वहाँ पॉपुलेशन रोड्स हैं, मार्केट है, तो निश्चित रूप से लोगों को दिक्कत प्रॉब्लम है, और हम 10 साल से सत्ता से बाहर हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कुरुक्षेत्र से अगली खबर है। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आज कुरुक्षेत्र के कस्बा पेहवा में नगर वासियों के द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। इस दौरान नगर वासियों ने बताया कि उन्हें राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर खासी खुशी है। 500 सालों के इंतजार के बाद ये दिन आने वाला है, इसलिए पूरे नगर में कलश यात्रा निकाली गई है और आज से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, जो 22 जनवरी तक चलेगा। इस दौरान भंडारे में हवन यज्ञ किए जाएंगे, जिसको लेकर नगर वासियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जी, पहले तो सभी देशवासियों को जय श्री राम। आज जो है कलश यात्रा निकाली गई है, जैसे सभी देशवासियों को पता है कि और बड़ी खुशी की लहर है पूरे देश में कि हमारे जो रामलला जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा जो है 22 जनवरी को हो रही है। उसी विषय में आज एक यह कलश यात्रा शोभा यात्रा के रूप में पूरे शहर का दौरा करके नगर खेड़े वगैरह पे जाके सरस्वती राम नाटक क्लब का जो भवन है जहाँ पर हम रामलीला करते हैं वहाँ पर पहुँची है। और इसका उद्देश्य यही है कि जैसे हमारा सपना था लगभग 500 सालों से कि हमारे रामलला की मूर्ति की स्थापना हो, और वह अब पूरा होने जा रहा है। सभी देशवासियों को जय श्री राम जी। जो ये आज कलश यात्रा पेहवा में निकाली गई है, ये श्री सरस्वती राम नाटक क्लब जो कि 1927 से यहाँ पर स्थापित है हमारे पेहवा में, आज इनके द्वारा एक कथा बिठाई गई है जिसमें श्री राम जी की कथा होगी। और सभी नगरवासी इस बात से बहुत खुश हैं, सभी देशवासी बहुत खुश हैं कि हमारे रामलला जी अब 22 जनवरी को अपने स्थान पर विराजमान हो रहे हैं अयोध्या में। तो मैं सभी देशवासियों को यही कहूँगा कि 22 तारीख को अपने घर में सभी दिए जलाएं, दीपावली मनाएं, जैसे हम दीपावली मनाते हैं उससे भी ज़्यादा बढ़कर इस त्योहार को मनाएं 22 तारीख को।
देश के बाद में अब छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करेंगे। सीएम विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर के वीवीआईपी चौक स्थित राम मंदिर पहुंचे और प्रभु श्री राम के दर्शन किए। दर्शन के बाद स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता के प्रति प्रदेश के लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए सीएम विष्णुदेव साय ने स्वयं ही झाड़ू हाथों में ले ली और ये संदेश दिया कि स्वच्छता के जरिए बीमारियों से बचा जा सकता है। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या के साथ देश के तमाम मठ मंदिरों की सफाई करने का आह्वान देश के लोगों से किया है। उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान को और अधिक फैलाने की बात कही है। 22 तारीख को भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होना है। उद्घाटन से पहले सभी मठ मंदिरों को स्वच्छ करने के आदेश राज्य सरकार द्वारा दिए जा चुके हैं। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का शुभ कार्य शुरू हो रहा है और सौभाग्य की बात है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरे देशवासियों से आह्वान किया है कि 14 तारीख से लेकर 22 तारीख तक प्राण प्रतिष्ठा के दिन तक सभी देशवासी अपने आसपास के धर्म स्थलों, मंदिर, मठ में सफाई का काम करें। और आज हम लोग यहाँ भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में रायपुर राम मंदिर में हम सभी लोग यहाँ पर सफाई का काम किए हैं। हमारे मंत्रीगण भी हैं, आदरणीय बृजमोहन जी, आदरणीय राम विचार नेताम जी, हमारे विधायकगण हैं, टंकरांग वर्मा मंत्री जी हैं, सभी लोग हम लोग यहाँ सफाई का काम किए हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राजधानी रायपुर के यातायात व्यवस्था को ठीक करने के लिए नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी और रायपुर नगर निगम द्वारा राजधानी के सभी एक्सप्रेस वे पर स्पाइक स्पीड ब्रेकर लगाने की योजना बनाई जा रही है। बता दें कि अब तक राजधानी रायपुर के 2 एक्सप्रेस वे पर फफाडी और तेलीबांधा एक्सप्रेस वे में स्पाइक स्पीड ब्रेकर लगाए जा चुके हैं। आपको बता दें कि स्पाइक स्पीड ब्रेकर अन्य स्पीड ब्रेकरों से अलग होते हैं। इनमें जो व्यक्ति सड़क मार्ग के विपरीत में आता है उसकी गाड़ी में पंचर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। स्पाइक स्पीड ब्रेकर से रॉन्ग साइड चलने वाले लोगों की वजह से होने वाले सड़क हादसों को रोकने के लिए नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी और रायपुर नगर निगम ने संयुक्त रूप से ये कार्य किया है। इसमें स्मार्ट सिटी द्वारा रायपुर नगर निगम स्मार्ट सिटी द्वारा टायर किलर लगाए जाने की जानकारी मिली है। तो अभी प्रमुखता जो है ऐसे जगह जहाँ पे रॉन्ग साइड बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं और उसके चलते गंभीर हादसा होने की जहाँ पे संभावना है, खासकर एक्सप्रेसवे में जो शहर से जो कनेक्ट होते हैं, तो वहाँ पे लगाया गया है। 2 जगह से जानकारी मिल रही है। इसमें जो अपने साइड से जाएगा उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जो रॉन्ग साइड जाएगा तो उसका वो टायर उसके इस प्रकार से इसमें फंक्शन काम करता है कि वो गाड़ी को पंचर कर देता है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भरतपुर विकासखंड के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत रापा के धान खरीदी केंद्र में अचानक पहुंचकर तहसीलदार मनहरण सिंह राठिया ने छापामारी कार्रवाई की, जहां धान खरीदी केंद्र रापा में 2381 बोरी में से 952 कुंटल धान की कमी पाई गई। साथ ही कोट डोल के धान खरीदी केंद्र में जांच की जा रही है। जैसा कि मानेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के अंतर्गत आने वाला भरतपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत रापा के धान खरीदी केंद्र में तहसीलदार मनहरण सिंह राठिया और खाद्य अधिकारी संजय ठाकुर में आवेचक निरीक्षण कर आपको बता दें छापा मारा, जहां रापा के ही धान खरीदी केंद्र से 2381 बोरी धान कम पाई गई। लेकिन धान खरीदी केंद्र प्रबंधक के द्वारा जिस प्रकार से रजिस्टर को मेंटेन करके रखा गया था उससे धान की पूरी खरीदारी की गई थी, जबकि इसकी जांच की शिकायत मिलने पर अधिकारी पहुंचकर निरीक्षण करते नजर आए। इस दौरान 952 कुंटल धान कम पाया गया। देश की बात में अब उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे। अमरोहा से अहम खबर सामने आ रही है। अज्ञात युवक का पेड़ से लटका मिला है शव। अभी तक युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस शव की शिनाख्त के प्रयास में जुटी हुई है। आपको बता दें आदमपुर थाना क्षेत्र के हसनपुर मार्ग का ये पूरा मामला है। तो पुलिस शव की शिनाख्त में जुटी हुई है। अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। आदमपुर थाना क्षेत्र के हसनपुर मार्ग का ये मामला है।
तो अज्ञात युवक का पेड़ पर लटका मिला है शव। युवक की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। तो अमरोहा से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। अज्ञात युवक का पेड़ से लटका मिला है शव। तो पुलिस शव की शिनाख्त के प्रयास में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। आदमपुर थाना क्षेत्र के हसनपुर मार्ग का यह पूरा मामला है। तो अभी तक युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। यह अहम खबर आपको अमरोहा से दिखा रहे हैं। पुलिस शव की शिनाख्त के प्रयास में जुटी हुई है। इस वक्त यह अहम खबर आपको अमरोहा से दिखा रहे हैं। आदमपुर थाना क्षेत्र के हसनपुर मार्ग का है पूरा मामला। अब रुक करेंगे अगली खबर का। 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा और आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर ब्राह्मण समाज ने अपनी कमर कस ली है, जिसके चलते आज जनपद मुख्यालय के वात्सायन पैलेस में राष्ट्रीय जागरूक ब्राह्मण महासंघ के विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां नई कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और सदस्यों को गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। वहीं जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से आई गरीब और बेसहारा महिलाओं को कंबल वितरित किए गए। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व विधायक एवं भाजपा नेता लोकेश दीक्षित ने कहा कि ब्राह्मण समाज का एक विशाल संगठन बागपत में खड़ा किया गया है। ये संगठन आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर देश के प्रधानमंत्री मोदी के हाथ मजबूत करने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर बन रहा है, जिसमें 22 तारीख को उद्घाटन है। इसके लिए भी कार्यक्रम में लोगों को प्रेरित और जागरूक किया गया है। इस दिन हर घर में जहां दीपक जलाए जाएंगे, वहीं हनुमान चालीसा और भगवान श्री राम की स्तुति का भी पाठ होगा। आज ये कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें राष्ट्रीय जागरूक ब्राह्मण महासंघ और मेरी आवाज़ सुनो जन कल्याण समिति में बागपत जिले लेवल के पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इसमें युवा मोर्चा, महिला मोर्चा और मैन बॉडी के संगठन का विस्तार किया गया है। ये आज आर.डी. शर्मा जो हमारे राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपना संगठन पूरे बागपत में खड़ा किया है, जिसमें महिला विंग भी है, युवा विंग भी है और बड़े वाली विंग भी है। कार्यक्रम ये है कि समाज हित के लिए जो टीम तैयार की जाती है, आज हमने अपने संगठन की टीम का विस्तार किया है। आज हमने मेन बॉडी और आपकी महिला विंग, दूसरे जो नगर हैं, नगरों के अध्यक्ष उनकी टीम और अपनी युवा विंग उनकी टीम, इन सबको नियुक्ति पत्र दिए हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर गाजीपुर से है, जहां सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद अफजाल अंसारी का पहला बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 2019 के बाद एक दिन भी सरकार ने उन्हें चैन की रोटी खाने नहीं दी है। अफजाल ने कहा कि जनता का अभूतपूर्व समर्थन और ऊपर वाले की कृपा है कि मैं अभी तक जीवित हूं। मेरी जगह कोई दूसरा होता तो हतोत्साहित होकर प्राण त्याग कर देता। अफजाल अंसारी ने कहा कि मैं दूसरी मिट्टी का बना हूं, अत्याचार और जुल्म के बल पर मुझे हराया नहीं जा सकता। अफजाल ने कहा कि अब मैं चुनाव लड़ने के योग्य हो चुका हूं और चुनाव लड़ने की इच्छा भी है। अफजाल ने कहा कि मैं 10 चुनाव लड़ चुका हूं। अफजाल ने कहा कि मेरा हौसला तोड़ने के लिए हर तरह से मुझे बर्बाद किया गया है। मेरी खड़ी फसल को बर्बाद किया गया है। परिवार के सदस्यों को झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। देखिए, 2019 के चुनाव के बाद जो घटनाक्रम है, ये मीडिया भी और गाजीपुर की जनता भी सब कुछ समझ रही है, देख रही है। ये कहना कि इतने दिनों के बाद आए, ये पूरी तरह सही नहीं है। मैं अपने क्षेत्र में ही सारा समय बिताया। उस समय में जेल की अवधि भी जो है 90 दिन की, वो भी अपने क्षेत्र की ही जेल में बिताया। तो मैं षड्यंत्र किया गया,
मेरे पैरों में बेड़ियां डालने के लिए जंजीर डाल दी गई, मेरा हौसला तोड़ने के लिए बर्बाद किया गया हर तरह से। मेरी खड़ी खेतों में फसलों को बर्बाद किया गया। अब रुक करेंगे अगली खबर का। कन्नौज में मकर संक्रांति पर्व को लेकर एसपी अमित कुमार आनंद ने मेहंदी घाट का निरीक्षण किया है। मकर संक्रांति पर होने वाले गंगा स्नान को लेकर श्रद्धालुओं के वाहन पार्किंग व आने जाने वालों की व्यवस्था पर रखने के साथ सुरक्षा के लिए तैनात फोर्स को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। स्नान को लेकर गोताखोरों को भी मुस्तैद किया गया है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। बीती 10 जनवरी को सड़क किनारे बाउंड्री के अंदर महिला का अर्ध नग्न अवस्था में सिर कुचली लाश मिलने से पुलिस में हड़कंप मच गया था। पुलिस ने अब इस मामले का खुलासा कर दिया। बरगढ़ थाना क्षेत्र के कोल माजरा गांव में महिला की नृशंसता पूर्वक हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने 6 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार किया है। महिला की शराब और सेक्स पार्टी के चलते हत्या की गई थी। आरोपी गुड्डू ने महिला को दोस्तों के साथ शारीरिक संबंध बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे महिला ने मना कर दिया था, जिसके बाद आरोपी गुड्डू ने पत्थर से वार कर महिला की हत्या कर दी थी। होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। एक महिला का शव वहां था, जिसके सर में चोट दिखाई पड़ रही थी। फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड सभी को लगाया गया। फिर महिला का 10 तारीख को थाना बरगढ़ के कोल मजरा में एक अज्ञात महिला का शव होने की सूचना प्राप्त हुई थी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर जहां प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित किया जा चुका है, वहीं अब बार काउंसिल ऑफ यूपी के सह अध्यक्ष प्रशांत सिंह ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने 22 जनवरी को सभी अदालतों में अवकाश घोषित करने की मांग की है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कौशलेंद्र, अगर इस खबर की बात की जाए, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के को पत्र लिखकर 22 जनवरी की जो ये महत्वपूर्ण तारीख है, इस दिन बार काउंसिल की तरफ से पत्र लिखा गया, जिसमें अवकाश की बात कही गई है, अवकाश की मांग की गई है। इसको लेकर अहम अपडेट आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं, जिस तरह से 22 जनवरी को अयोध्या में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसको देखते हुए यूपी सरकार ने सरकारी छुट्टी का आदेश दिया है। वहीं कई ऐसी संस्थाएं हैं जो अपना जो है उस दिन कार्य को बंद रखेंगे। उसी को मद्देनजर देखते हुए बार काउंसिल के सह उपाध्यक्ष प्रशांत सिंह, इन्होंने इलाहाबाद मुख्य न्यायाधीश को, इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि आपको अवगत कराना है कि 5 वर्षों संघर्ष के पश्चात 22 जनवरी को 2024 को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या में राम मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा रखी गई है। इसलिए अधिकांश अधिवक्ता इस कार्यक्रम से अत्यंत उत्साहित हैं। इसी को देखते हुए आपसे निवेदन किया जा रहा है कि 22 जनवरी को सभी अदालतें बंद की जाए, जिससे जो अधिवक्ता है वो आपस में जो सनातनी अधिवक्ता है वो आपस में कम से कम खुशी मना सकें और एक दूसरे से कम से कम अपने हर चीज को साझा कर सकें। और इसी के चलते इन्होंने एक दिन के अवकाश की मांग की है। कौशलेंद्र, इस अहम अपडेट के लिए, अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, बार काउंसिल ऑफ यूपी की तरफ से पत्र लिखा गया है, जिसमें हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से एक दिन के अवकाश की मांग की गई है। 22 जनवरी का ये दिन, जिसमें इस दिन अवकाश की मांग की गई है।
अब रुक करेंगे अगली खबर का। बीती 9 जनवरी को एमसीए छात्र को अगवा कर उसके चेहरे पर पेशाब करने वाले आरोपी पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। कल्याणपुर थाना क्षेत्र में हुई इस घटना के बाद हड़कंप मच गया था, जिसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी सनी यादव के 3 साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि मुख्य आरोपी सनी यादव और उसके साथी फरार थे। पुलिस ने फरार आरोपी सनी यादव पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। तो कल्याणपुर पेशाब कांड का ये मामला जिसमें अहम अपडेट सामने आया है। 25,000 का इनाम घोषित किया है मुख्य आरोपी पर पुलिस ने। पेशाब कांड की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इस घटना के जो मुख्य आरोपी सनी यादव बताया जा रहा है उस पर 25,000 का इनाम पुलिस ने घोषित किया है। तो कल्याणपुर पेशाब कांड में एक एफआईआर पंजीकृत की गई थी, जहां पर एक एमसीए कर रहे एक छात्र के साथ उसको अपहरण किया गया, मारपीट की गई और उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। इस संबंध में तत्काल थाना कल्याणपुर पर तत्समय सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसमें धारा 307 एवं अन्य धाराएं थी। उसमें उस वक्त पुलिस के द्वारा 3 नामजद अभियुक्त और एक प्रकाश में आए अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। इसमें इनके कुछ अन्य साथी थे जो कि अपराध में संलिप्त थे, जिनके नाम हैं हिमांशु यादव उर्फ सनी, रजत, शुभम सोनकर, मोहित मिश्रा, ऋषभ चौहान, मोहसिन लारा। ये सब अभी फरार हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस के द्वारा माननीय न्यायालय से एनबीडब्ल्यू के लिए रिक्वेस्ट की गई है और इनकी गिरफ्तारी के लिए इन सभी पे 25,000 रुपये का नकद पुरस्कार मेरे द्वारा घोषित किया गया है। मुझे पूरा यकीन है आगामी कुछ दिन में ये सभी अपराधी भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिए जाएंगे और न्यायिक हिरासत में भेजे जाएंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित शर्मा कानपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, अगर बात की जाए 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है मुख्य आरोपी सनी यादव पर, क्या है अहम अपडेट? देखिए, सनी यादव 9 तारीख की इस घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया था और उसके पिता जो एलआईयू में कांस्टेबल थे, जिन्होंने संलिप्तता थी, उनकी संलिप्तता पाई गई, उन्होंने भी घटना को अंजाम दिया था, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन सनी अपने 6 साथियों के साथ अभी भी फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। तभी पुलिस ने इसी बीच उसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम रख दिया है, क्योंकि सनी यादव ने बहुत ही जघन्य अपराध किया है। एमपी के बाद कानपुर में पेशाब कांड को अंजाम दिया था। ऐसे में एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें सनी यादव अपने दोस्त को वीडियो कॉल पर पूरी घटना की जानकारी दे रहा है, बता रहा है। इस तरीके से जब वीडियो वायरल हुआ, पुलिस ने में सनसनी मची और उसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम रख दिया गया। हालांकि पुलिस के हाथों से अभी भी सनी यादव दूर है। जी हाँ अमित, अगर बात की जाए अन्य आरोपियों को हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सनी यादव तक पुलिस के हाथ अभी तक नहीं पहुंचे हैं। 25,000 का इनाम हालांकि पुलिस ने घोषित किया है, लेकिन पुलिस का सारा तंत्र लगा हुआ है। अमित, सनी यादव को गिरफ्तार नहीं कर पाया अभी तक। देखिए, सनी यादव के जो पिता थे वो एलआईयू में काम करते थे, तो सनी यादव कहीं ना कहीं अपनी पिता की बातें सुनकर शातिर दिमाग हो गया था। उसे पता था कि कहां कहां पुलिस जाती है, कैसे कैसे पुलिस पकड़ती है, तो उसने काफी ट्रेनिंग एक तरीके से अपने पिता से ही ले रखी थी। उसी ट्रेनिंग के तहत वो फरार है, ताकि पुलिस के हाथ नहीं लग पा रहा, क्योंकि उसे ये जानकारी थी कि पुलिस किस तरीके से पकड़ती है, पुलिस के काम करने का तरीका क्या होता है। उसी का फायदा उठाकर वो अभी तक बचा हुआ है, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए लगी हुई है। जी अमित, इस अहम अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि पेशाब कांड जो कि 9 जनवरी को हुआ था, जिसमें जो आरोपी थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन मुख्य आरोपी सनी यादव अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिस पर 25,000 रुपए का इनाम पुलिस ने घोषित किया। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर की। समय पर बारिश और बर्फबारी न होने की वजह से मैदान से लेकर पहाड़ तक किसान परेशानी के दौर से गुजर रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। इन दिनों मौसम की मार से किसान खासा परेशान है। बीते सालों में जहां अक्सर दिसंबर के महीने में निचले इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फ पड़ जाती थी, तो वहीं इस बार अभी तक सीजन की बर्फबारी और बारिश न होने से मौसम खुश्क बना हुआ है। बारिश की कमी और पाले की मार से किसानों की फसलें दम तोड़ती नजर आ रही हैं, जिसके चलते पहाड़ी क्षेत्र चकराता में जहां किसान कैश क्रॉप कही जाने वाली फसल अदरक, टमाटर, लहसुन
मटर पर ही अपनी आजीविका के लिए निर्भर रहता है, तो ये सभी फसलें इन दिनों बदहाली के दौर से गुजर रही हैं। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ न गिरने की वजह से सेब, आड़ू और खुमानी की पैदावार करने वाले किसान अब भी बारिश और बर्फबारी की आस लगाए बैठे हैं। देखिए, पहाड़ों पे तो आजकल मौसम का हाल आपको पता ही है। बिना बारिश का बहुत बुरा हाल है। बारिश नहीं हो रही है तो बहुत नुकसान हो रहे हैं हम लोगों के। जैसे मैं आपको बताऊं कि जब बर्फ पड़ती है तो जो हम लोगों के जो बगीचे हैं, सेब है, जैसे खुमानी है, आड़ू है, तो इन लोगों के लिए मतलब बर्फ अगर ना पड़ी तो वो सब बेकार है। और बर्फ पड़ती है तो उसमें जो है उसके जो निकलते हैं ना अंकुर बाद में, और उसमें जो फल जो बनते हैं उसका कुछ और ही बात है। इसलिए हम लोग तो बहुत निराश है इस बार। पहाड़ी क्षेत्र के अलावा निचले इलाकों में भी फसलों का बुरा हाल है। यहाँ गेहूं की फसल को किसान सिंचाई के जरिए बचाने की कोशिश में जुटा हुआ है। वहीं कृषि वैज्ञानिकों का भी मानना है कि इस बार मौसम की मार की वजह से किसानों को खेती में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। कृषि वैज्ञानिक संजय सिंह के मुताबिक हल्की सिंचाई और सूखे पत्तों को फसलों पर बिछाने से काफी हद तक खुश्की और पाले की मार से फसलों को बचाया जा सकता है। जहाँ तक पाला पड़ने की बात है, जो हमारे फल हैं उनमें लगभग अगर ज़्यादा ही पाला पड़ जाए तो 80% तक नुकसान देखा जाता है। जहाँ सब्जियों की बात करें तो उसमें 40 से लेकर 50% तक, और सबसे कम नुकसान हमारा गेहूँ और जई या चारे की फसल में होता है। गन्ने की फसल में भी 10 से लेकर 35% तक नुकसान पाले गिरने की वजह से हो सकता है। इस बार बारिश काफ़ी लेट है, बर्फबारी पहाड़ों पर नहीं हो रही है, तो किसानों को इसकी मार झेलनी पड़ेगी कुछ। जहाँ तक फसल के उत्पादन से संबंधित है, कोई भी क्षेत्र हो, पर्वतीय, मैदानी या कहीं अन्य क्षेत्र हो, यदि बारिश नहीं होती है तो निश्चित रूप से इसका नुकसान हमारी प्रकृति को पड़ता है और फसल भी इससे वंचित नहीं है। फसलों के ऊपर भी बारिश न होने का कुप्रभाव देखा जा रहा है। बारिश और बर्फबारी न होने से बदहाली के दौर से गुजर रहे इन किसानों पर अगर इंद्र देवता जल्द मेहरबान न हुए तो अन्नदाता अपनी फसलों को इस खुश्क मौसम और पाले की मार से ज्यादा दिनों तक नहीं बचा पाएंगे। विकास नगर से तबरीज खान की रिपोर्ट। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। अब विस्तार से खबरों की बात करेंगे। नैनीताल से खबर सामने आ रही। नैनीताल के समीपवर्ती ग्रामीण क्षेत्र के सौण में जानवरों के लिए चारा लेने जंगल गई 32 वर्षीय खष्टी देवी पर 2 से 3 भालुओं ने हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। महिला के साथ अन्य लोगों ने शोर मचाकर भालुओं को भगाया और स्थानीय लोगों की मदद से घायल महिला को जिला अस्पताल लाया गया, जहां महिला का उपचार चल रहा है। ने अटैक करा है महिला पे। चोटें गंभीर हैं, लेकिन महिला की हालत अभी स्थिर बनी हुई है। महिला को भर्ती कर दिया है, उपचार उसका भी चल रहा है। जितनी भी चोटें हैं सब चेहरे और गर्दन पे हैं। एक बड़ी चोट है जो कि गर्दन पे है, उसका भी उपचार चल रहा है। बाकी सब ठीक कर दिया गया, रिपेयर कर दिया गया। सुबह हम गाय भैंस के लिए चारा लेने जंगल गए थे। वहाँ जंगल में हमें भालू मिल गए थे। 3-4 भालू ने हमला कर दिया था। तो वहाँ सभी लोग 5-6 लोग थे, वहाँ घास काट रहे थे। तो अचानक से ऊपर से भालू आए तो इन महिला पर हमला कर दिया। तो हमने हल्ला करके भालू को भगाकर इनको रोड तक पहुंचाया, इनको अस्पताल लाए। भालू वहाँ करीबन 3-4 थे। महिला सुबह 8 बजे घास के लिए जंगल गई तो जंगल में 2-3 भालुओं के झुंड ने महिला पर हमला कर दिया। बीच साथ में गए जो अन्य ग्रामीण थे, उनका हल्ला करने के बाद, शोर करने के बाद जो है भालू ने महिला को छोड़ा। उसके बाद उनको 4 किलोमीटर सड़क तक पैदल लाने के बाद फिर गाड़ी से नैनीताल बीडी पांडे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अब रुक करेंगे अगली खबर का। लालकुआं के निकटवर्ती क्षेत्र हल्दूचौड़ में उत्तरायणी कौतिक महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक गायिका हेमा ध्यानी ने कुमाऊनी गीतों से समा बांध दिया। आपको बता दें, कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर इसका शुभारंभ किया गया, जिसके पश्चात मां नंदा सुनंदा की राजजात यात्रा निकाली गई, जिसमें भक्ति गीत गाए गए। वहीं कार्यक्रम में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। आपको बता दें, जिसको देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरुष वहां मौजूद रहे। इस दौरान लोक गायिका हेमा ध्यानी ने कहा कि उत्तराखंड में कई प्रतिभाएं मौजूद हैं, जिसको आगे लाने के लिए प्रयास करना बहुत जरूरी है।
अब बात करेंगे अगली खबर की। कुमाऊं की काशी बागेश्वर में ऐतिहासिक लोक पर्व उत्तरायणी मेले का शुभारंभ हो गया है। आपको बता दें, बागेश्वर से उत्तरायणी कौतिक के शुभारंभ से पहले नगर में प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। प्रभात फेरी में छोलिया नृत्य, भौटिया नृत्य के साथ स्कूली बच्चों ने भी पहाड़ की सांस्कृतिक विरासतों को झांकी के माध्यम से दिखाया गया। जनप्रतिनिधियों में अल्मोड़ा से सांसद अजय टमटा, बागेश्वर विधायक पार्वती दास, कपकोट विधायक सुरेश गढ़िया, जिला पंचायत अध्यक्ष वसंती देवी ने भी उत्तरायणी कौतिक की उद्घाटन प्रभात फेरी में हिस्सा लिया। ऐतिहासिक नुमाइश मैदान में 6 दिन तक रंगमंच के कलाकारों के साथ अभिनय भी दिखाया जाएगा। बागेश्वर में उत्तरायणी कौतिक के उद्घाटन के साथ ही आज रात्रि का जागरण भी किया जाएगा। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त नगर क्षेत्रवासियों को हार्दिक उत्तरायणी मेले की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देना चाहूँगा। आज जैसे आप देखें हमारी भक्ति एवं दिव्य झांकी की लगी हुई है, काफ़ी सुंदर लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है। कल रात आप देख रहे होंगे जैसे अपनी लाइटिंग हुई, हमारा बागेश्वर शहर जो है जगमगा गया। काफ़ी अच्छी साफ व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था है और लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह। उत्तरायणी का दिन श्री राम ने किया है, अपना संबंध दर्शाने के लिए, अपना पौराणिक संबंध दर्शाने के लिए श्री राम जी को इस बार की उत्तरायणी में हमने ध्यान रखा है कि उत्तरायणी हमारे खास ढंग से व्यवस्थित तरीके से एकदम शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न, चाहे छोटी छोटी से प्लानिंग है, चाहे झांकी की प्लानिंग हो, स्पोर्ट्स की प्लानिंग हो, चाहे सांस्कृतिक कलाकारों का परफॉर्मेंस हो, हमने सभी को इंटेलिजेंस से तवज्जो देके एक व्यवस्थित विंडो देके इसको किया है। बागेश्वर जनपद वासियों को, पूरे क्षेत्रवासियों को उत्तरायणी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। देखो आज उत्तरायणी का जरूर बदल गया है। आज शरीर में उत्तरायणी हो रही है, मधुबनी में उत्तरायणी हो रही है और कपकोट में उत्तरायणी। देखो उत्तरायणी का जो महत्व है, उत्तरायणी का महत्व बागेश्वर में संगम के घाट पर उत्तरायणी का महत्व है और बागनाथ जो मंदिर है उसी पर महत्व है। और मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तरायणी के माध्यम से हमारे पहाड़ में जितने भी लड़के बेरोजगार हैं और रोजगार उपलब्ध आज जितने भी दुकानदार सब बाहर से आए हुए हैं, हमारे जितने भी हमारी जनप्रतिनिधि है और समस्त जनता और श्रद्धालु आज इस उत्तरायणी के पर्व में यहाँ पर भाग ले रहे हैं और सुंदर सुंदर झांकियाँ पूरे विद्यालयों की और सबकी यहाँ पर निकल रही है। जनता में पूरा उत्साह है। पूरे जितने भी श्रद्धालु हैं इस पर्व का बेसब्री से इंतजार करते हैं और हम भी बचपन से जब हम छोटे थे तब से लेकर हर वर्ष इंतजार रहता था कि कब उत्तरायणी का पर्व आएगा, कब भूतिया का पर्व आएगा। और यही भूतिया का पर्व हम सब हमारे गौरवशाली जो हमारा इतिहास है, जो हमारी संस्कृति है, उसका प्रतीक है और यह मेला इन सभी प्रतीकों को साक्षात स्वरूप देता है। इस विशेष पर्व पर आज ये जो झांकी कार्यक्रम है, मेले का उद्घाटन का भी कार्यक्रम है, ऐसे विशेष पर्व पर सभी को बहुत बधाई है, बहुत शुभकामनाएं हैं। बागेश्वर के बागनाथ का ये मेला पूरे देश दुनिया के अंदर एक विशेष प्रकार के कीर्तिमान को खड़ा करने वाला, जिसमें कि कुली बेगार के आंदोलन के लिए भी बहुत बड़ा आंदोलन इस मेले के साथ ही हुआ था। इसलिए इसका महत्व अपने आप में देश की स्वतंत्रता और देश की आज़ादी के लिए भी अति महत्व का विषय है। और हम कह सकते हैं उस ज़माने में भी जब मीडिया नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था, उस समय भी यहाँ के लोगों में इतना चिंता थी कि देश किस प्रकार से परतंत्र से स्वतंत्र हो। और स्वतंत्रता के बाद आज जिस प्रकार से नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन से पूरी दुनिया के अंदर भारत चमकता हुआ एक सितारा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राज्य में 6 माह के दौरान लोकसभा और निकाय चुनाव होने हैं। इन चुनावों पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार चुनाव के लिए तैयार है। जनता और बाबा की कृपा से भाजपा ही चुनाव जीतेगी। नैनीताल के कैंचीधाम और घोड़ाखाल मंदिर में स्वच्छता अभियान के तहत पहुंचे राज्य के मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश हैं उसके लिए तैयार हैं हम। और 5 लोकसभा सीटों पर केंद्र ने राज्य की मदद की है और पैसा देने के साथ प्रधानमंत्री मोदी जनता से मोदी जी का लगाव भी देखने को मिल रहा है। अगर कांग्रेस दावा करती भी है तो जनता की कृपा से हम ही जीतेंगे। ये तो चूंकि चुनाव कब होना है तो हमारा चुनाव आयोग तय करता है, लेकिन सरकार पूरी तरह से तैयार है। हम जो भी चुनाव आयोग के जो भी निर्देश होंगे उसके अनुसार हमारी सरकार का कैसे काम हो रहा है। 5 लोकसभा सीटों पर देखिए, प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तराखंड राज्य के अंदर जिस प्रकार से केंद्र से योजनाएं स्वीकृत हुई हैं, राज्य के विकास के लिए जो धन आवंटन हुआ है वो आज़ाद भारत के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ है। और हर एक उत्तराखंड वासी
के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी का यहाँ के स्थानों से, यहाँ के धार्मिक स्थानों से, यहाँ के विकास से जिस प्रकार का उनका रिश्ता है वो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। और उत्तराखंड के लोगों का भी उनसे जो लगाव है उसी के कारण से उनके नेतृत्व में हर चुनाव में उत्तराखंड के लोगों ने उनको अपना समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया है और इस बार भी पूरा समर्थन देंगे। अब देखिए, ऐसा है, कांग्रेस हर बार दावा करती है लेकिन बाबा की कृपा से और जनता की कृपा से जीतते हम ही हैं। अगली खबर की ओर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल के कैंची धाम पहुंचे। बाबा नीम करोड़ी की तपोस्थली पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैंची धाम में सांस्कृतिक उत्सव एवं स्वच्छता कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में पूरी जन सहभागिता के साथ भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलकर हमें देवभूमि की सेवा करने का जो अवसर मिला है, उस अवसर को हम अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ पूरा करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। हमें उत्तराखंड को देश का सर्वोच्च राज्य बनाना है। 22 जनवरी को रामलला अयोध्या में विराजमान होने जा रहे हैं और यह ऐसा अवसर है जिसके लिए हमने वर्षों इंतजार किया है। 500 वर्षों से भी लंबी प्रतीक्षा राम भक्तों ने की है, रास भक्तों ने की है। ये कालखंड हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आया है कि मंदिर बन रहा है। भगवान रामलला 22 जनवरी को वहाँ विराजित हो रहे हैं और इस उपलक्ष्य में पूरे देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर स्वच्छता का पखवाड़ा चलाया जा रहा है और पूरे प्रदेश के अंदर देवभूमि का विशेष महत्व है। जब ऐसा कालखंड आया है पूरे हर्ष का, उत्साह का, दीपोत्सव का, दीपावली का, तो हमने पूरे प्रदेश के अंदर उत्तरायणी के दिन से, शुभ दिन से, ये बाबा का नीम करोड़ी बाबा का ये कैंची धाम जो ये विश्व प्रसिद्ध स्थान है, एक तो यहाँ से ये अभियान शुरू किया है सफाई का, स्वच्छता का और पूरे उत्तराखंड के अंदर। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर पौड़ी से है, जहां SC/ST समाज के कुछ लोगों के मुख्यालय में पत्रकार आशुतोष नेगी समेत उनके साथियों के खिलाफ SC/ST एक्ट एवं अन्य धाराओं में दर्ज मुकदमे पर अभी तक गिरफ्तारी न होने को लेकर प्रदर्शन किया गया था। मामले को लेकर अब अखिल भारतीय परिसंघ के प्रदेश महासचिव श्रीकांत की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि अंकिता हत्याकांड को लेकर आशुतोष नेगी अंकिता के परिवार को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने ऐसे में SC/ST समाज से SC/ST एक्ट को व्यक्तिगत लड़ाई के तौर पर इस्तेमाल न करने की अपील की है। उन्होंने मामले के पीछे इन्हें इस न्याय की लड़ाई से हटाने की साजिश की आशंका जाहिर करते हुए जिला एवं पुलिस प्रशासन से मामले की गंभीरता से जांच करने के बाद कार्रवाई करने की मांग की है। देखिए, बात रही आशुतोष नेगी जी की, जिस तरीके से आज हमारे उत्तराखंड की बेटी, हमारे पहाड़ की बेटी, हमारे यहाँ तक कि मैं उनको नाम दूँ कि पूरे देश की बेटी अंकिता भंडारी की जो लड़ाई लड़ रहे हैं आशुतोष नेगी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनकी इस लड़ाई की पूरी तरीके से सराहना करता हूँ कि जिस हिम्मत से और जिस निडरता से वो लड़ रहे हैं, तो वो बहुत ही एक अच्छी पहल और एक बहुत अच्छा एक सम्मान उनका होना चाहिए। और रही जिस तरीके से आप कुछ समय पहले देख रहे हैं कि एक राजा सिंह राजा कोली जो मेरे समाज से बिलोंग करते हैं, उन्होंने SC/ST एक्ट मुकदमे के तहत उनकी गिरफ्तारी की मांग करी है और कहा है कि काफ़ी पुराना ये प्रकरण है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर में पंजाबी महासभा की ओर से धूमधाम के साथ मनाया गया लोहड़ी पर्व पर पंजाबी समाज के लोगों ने पूजा अर्चना के बाद सांस्कृतिक अनुष्ठान का आयोजन किया और जिस पर पंजाबी संगीत गीत के माध्यम से डांस भी प्रस्तुत किए। इस दौरान उन्होंने लोगों को बताया कि लोहड़ी पर्व एक महान पर्व है। इस पर्व पर सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए पूजा अर्चना की जाती है। सभी सम्मानित जनता को लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज यहाँ लोहड़ी का पावन त्योहार मनाया जा रहा है, उसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई हो। और आज प्रकाश का उत्सव है, ये सभी के दिलों में प्रकाश का पर्व मनाते रहें। इसमें पंजाबी महासभा की तरफ से बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किया गया है, इसके लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और अभी लोहड़ी मनाई गई है, उसमें अग्नि में सब कुछ
तिल, मूली और सब कुछ डाल के सबकी मंगल कामनाओं के लिए और कामनाएं की गई हैं। सबसे पहले आप सबको नमस्कार। लोहड़ी के पावन पर्व की आप सबको बहुत बहुत बधाई। मैं आकांक्षा मक्कड़ पूरे अपने पंजाबी महासभा की ओर से आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई आज के त्यौहार के लिए देना चाहूँगी। आज लोहड़ी का पर्व है जो पंजाबी गली दिनेशपुर में बहुत ही भव्य रूप से मनाया जा रहा है। हमारी पूरी पंजाबी गली के सभी परिवार यहाँ पर एक साथ उपस्थित हुए हैं और प्रोग्राम को बहुत ही भव्य रूप से किया जा रहा है। साथ में रात्रि भोज का भी यहाँ पे प्रबंध किया गया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। काशीपुर में समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों में जहां जुटी हुई हैं, उत्तराखंड बनने के बाद से ही अपने अस्तित्व को खो चुकी समाजवादी पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव में अपनी पहचान वापस पाना चाहती है। उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने के लिए विधानसभावार कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी हरिद्वार लोकसभा सीट और उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहती है। पार्टी का फोकस 2 लोकसभा सीटों पर है। पार्टी उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाने में जुट गई है। उत्तराखंड में हमारी पार्टी 2 सीटों पे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। एक आपका हरिद्वार लोकसभा हो गया, दूसरा आपका नैनीताल लोकसभा हो गया। बाकी उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं। इन 2 लोकसभा सीटों में हमारा संगठन है, पहले भी रहा है और हम लोग मेहनत कर रहे हैं, संगठन को और जोड़ने का काम कर रहे हैं। और 2 बाकी का जो फैसला है हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, अखिलेश यादव जी तय करेंगे कि हमें किन सीटों पे चुनाव लड़ना है। 2 सीटों की हम तैयारी कर रहे हैं लगातार। हम लोग यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में और उनकी समस्याओं को लेके हर जगह आवाज़ उठाने का काम करेंगे, उनसे मिलेंगे, उनकी जो भी नाराज़गी है उनको दूर करने का काम करेंगे, उनके जो भी मुद्दे हैं रोड से लेके सरकार तक पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे, उनको जोड़ने का काम करेंगे। स्टूडेंटों को और यंग को अगर किसी ने सबसे ज़्यादा जोड़ा है, देश में नेता बनाने का काम किया है, तो वो हमारे लीडर माननीय अखिलेश यादव जी ने